समुद्र तट पर समय बिताना एक अलग तरह का मजा है। लहरों के साथ ठंडी हवा। यदि बीच में समुद्री यात्रा होती है तो ये जीवन के लिए एक अलग आयाम जोड़ता है। समुद्र के बीच में अकेले नाव की सवारी करना जीवन के सबसे साहसिक चीजों में से एक हो सकता है। सच कहूं तो ये बहुत रोमांचक होगा, लेकिन कभी कभी ये रोमांच लोगों को खतरे में डाल देता है। स्टीफन कैलहन ने इस तरह के एक साहसिक कार्य की तलाश में निकलने का निश्चय किया, लेकिन आपको ये जानने के लिए पूरे वीडियो को देखना होगा कि अभियान पर निकलने के बाद उसे किस खतरे का सामना करना पड़ा। ठीक उसी के साथ 1982 में अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद स्टीफन कैलहन, एक अमेरिकी ने अचानक अकेले अटलांटिक पर एक अभियान पर जाने का फैसला किया। वो अपने जीवन में पहले भी कई बार समुद्र में जा चुका था, लेकिन इस बार उन्होंने एक अलग तरह के रोमांच की तलाश में अकेले समुद्री यात्रा पर जाने का फैसला किया। इस यात्रा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक सुंदर सी नाव का निर्माण किया। लगभग 21 फीट लंबी इस नाव का नाम नेपोलियन सोलो था। वो अकेले यात्रा करने जा रहा था। इस कारण से यहाँ उन्होंने एक अमेरिकी टीवी शो के होस्ट के नाम पर अपनी नाव का नाम रखा, नेपोलियन सोलो। उन्होंने कुछ भोजन, एक कंपास, एक लाइफ बोट, एक फियर गन और एक स्फीयर गन के साथ अभियान पर निकलने का निश्चय किया। उन्होंने इंग्लिश पोर्ट ऑफ कॉर्नवॉल से अपनी यात्रा शुरू की। यहाँ से वो पहली बार बरमूडा गए। बरमूडा से उन्होंने इंग्लैंड के लिए अपनी यात्रा शुरू की। कैलहन वास्तव में इस सवारी पर एक बोट रेस का हिस्सा थे। ये नाव दौड़ पूरे अकेले नाविकों की नाव दौड़ थी, लेकिन स्पेन में इस नौका दौड़ में भाग लेने वाली नौका एक प्राकृतिक आपदा में गिर गई। परिणाम स्वरूप सभी को वहां अपनी प्रतियोगिता रद्द करनी पड़ी। इस प्राकृतिक आपदा में कई नावें क्षतिग्रस्त हो गई। कैलहन की नाव उन क्षतिग्रस्त नौकाओं में से एक थी। कैलहन ने स्पेन में अपनी नाव को पूरी तरह से मरम्मत करवाया। इसके बाद उन्होंने स्पेन से पुर्तगाल के लिए प्रस्थान किया। पुर्तगाल से उन्होंने आइसलैंड ऑफ मैडेरिया, कैनरी आइसलैंड और एंटीगुआ के द्वीपों के लिए पाल स्थापित किया। लेकिन इस बार वो इस भयानक खतरे की कल्पना भी नहीं कर सकता था जिसने उसकी प्रतीक्षा की थी। कैलहन ने एंटीगुआ पहुंचने के बाद पहले सप्ताह को अच्छी तरह से व्यतीत किया, लेकिन इसके बाद उन्हें एक भयानक खतरे का सामना करना पड़ा। अचानक उनकी नाव समुद्र के नीचे किसी चीज से टकरा गई। जैसे ही टक्कर हुई, नाव का ढांचा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि कैलहन ने अनुमान लगाया कि उसकी नाव पानी के नीचे एक विशाल व्हेल से टकरा गई थी। परिणाम स्वरूप नाव इतनी क्षतिग्रस्त हो गई कि उसे पता नहीं था कि क्या करना है। उसने देखा जिस दर पर नाव में पानी घुस रहा था, उसके मरम्मत का कोई मौका नहीं था। फिर भी उसने नाव को ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनके प्रयास सफल नहीं होंगे। फिर उसने देखा नाव में इतना पानी था कि वो तुरंत निकल जाना चाहता था, अन्यथा नाव और वो डूब जाएगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे डूबती हुई नाव को छोड़ दिया। उसके साथ एक लाइफ बोट थी। नाव में जाने के बाद उन्होंने देखा नाव पानी का वजन सहन नहीं कर सकी और डूब गई। एक छोटी सी जीवन रक्षक नौका पर सवार होकर वो सोचने लगा कैसे समुद्र के बीच से वापस किनारे पर पहुंचा जाए। अचानक उसके दिमाग में बिजली की गति से एक विचार उत्पन्न हुआ। इस बार वो क्या खाएगा? स्टीफन तुरंत पानी में कूद गया और अपनी मलबे वाली नाव को खोजने के लिए पानी के नीचे चला गया। एक तरफ बहुत ठंडा पानी, दूसरी तरफ पानी की गहराई में अंधेरा। इसी बीच उसने अपनी टूटी नाव को पानी की गहराई में पाया। उस नाव से सोलर केन, फियर गन और स्फीयर गन और कुछ खाने का संग्रह करके लाइफ बोट में लौट आया। वो जानता था कि वस्तुएं बाद में उसकी यात्रा में उसकी मदद करेंगी। अगली यात्रा पर उनके निर्णय की सटीकता स्पष्ट हो गई। कैनरी द्वीप के पश्चिम में लगभग 400 मील की दूरी पर अटलांटिक महासागर के बीच में एक छोटी सी लाइफ बोट के साथ अपने जीवन को कैसे बचाएं, उसे बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसके पास पर्याप्त पानी, पर्याप्त भोजन नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपना कंपास खो दिया है। पानी के इतने विशाल शरीर के बीच उसके लिए दिशा निर्धारित करना कठिन था, लेकिन वो तेज दिमाग के साथ आगे बढ़ता रहा। लेकिन उसका खून इस सोच में बह गया कि अगर वो दिशा तय नहीं कर पाया तो किनारे तक पहुंचना उसके लिए कितना मुश्किल होगा। इसलिए उसने अपने हाथों से एक कंपास बनाया। इसे सेक्सटेंट कहा जाता है, लेकिन कैलहन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना कंपास ठीक से काम कर रहा है या नहीं। लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी। वो उस कंपास के साथ आगे बढ़ता रहा। दूसरी ओर खाने और पीने का पानी धीरे धीरे कम हो रहा था। पानी के बाकी हिस्सों के साथ वो किसी भी तरह 2 सप्ताह गुजारने में सक्षम होगा। लेकिन उसके बाद फिर वो सोचने लगा पीने का पानी कैसे बनाया जाए। तभी उसे सोलर केन के बारे में याद आया।
उसने महसूस किया कि इस उपकरण की मदद से समुद्र के पानी की क्षारीयता को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। उसके बाद उसके लिए बड़ी चुनौती खुद के लिए भोजन प्राप्त करना था। इसके लिए कैल्हन को समुद्र की टाइगर फिश पर निर्भर रहना पड़ा। उन्होंने अपने स्फीयर गन के साथ कभी कभी कुछ पक्षियों का शिकार भी किया। इसके अलावा वो कुछ समुद्री मछलियों का शिकार करता था और अपने भोजन की व्यवस्था करता था। उन्हें जीवन रक्षक नौका पर खाना पकाने का अवसर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने पक्षियों और मछलियों को कच्चा खाया। इस तरह के खतरों के बीच कैल्हन ने एक दिन आशा की एक झलक देखी। उसने अपने लाइफ बोट से थोड़ी दूरी पर एक समुद्री जहाज को देखा। वो जहाज को देखकर खुशी से झूम उठा। उन्होंने तुरंत अपने पास मौजूद फियर गन से एक संकेत भेजा। उसने सोचा कि ये उसके कठिन दिनों का अंत हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत साबित हुआ। जहाज पर मौजूद लोगों ने कैल्हन द्वारा भेजे गए सिग्नल को नहीं देखा। जहाज उसे छोड़कर चला गया। लगभग 1 महीना इसी तरह बिताने के बाद कैल्हन ने देखा कि उनकी लाइफ बोट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। वास्तव में मछली पकड़ने के दौरान बार बार घर्षण से जीवन रक्षक नौका का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। निश्चित रूप से आप समझते हैं कि यदि इस विशालकाय महासागर के बीच में उसकी लाइफ बोट में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो परिणाम भयानक होंगे। कैल्हन को पता चलता है कि इस समय नाव की मरम्मत कराने की आवश्यकता है, अन्यथा उसकी मृत्यु अपरिहार्य है। वो लाइफ बोट की मरम्मत का प्रयास करता रहा। एक समय वो सफल हुआ। इस प्रकार एक छोटी यात्रा के बाद उसे पता चलता है कि अब वो समुद्र में एक जगह आ गया है जहां भूखे शार्क घूम रहे हैं। अगर कोई शार्क लाइफ बोट पर हमला करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन इस बार उनकी किस्मत मददगार रही। शार्क ने कैल्हन की जीवन रक्षक नौका पर हमले किए बिना क्षेत्र छोड़ दिया, लेकिन अभी भी कई खतरे हैं। और कुछ दिनों बाद कैल्हन को पता चलता है कि उसके पास पीने का पानी नहीं है। कैल्हन का शरीर कमजोर हो गया, यहाँ तक कि उसने मछली मारने की शक्ति भी खो दी। इस प्रकार 74 दिन बीत जाने के बाद कैल्हन ने मान लिया कि इस बार उसकी मृत्यु निश्चित है। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली थी। कैल्हन अपनी मौत के इंतजार में उन दिनों को गिनना शुरू कर देता है। 75 दिन बाद जब वो मृत्यु के इंतजार के दिनों की गिनती कर रहा था, आशा की एक झलक उसे दिखाई दी। उसने देखा उसके सामने एक मछुआरे की नाव तैर रही है। फिर उसने अपने आखिरी ताकत से उन्हें बुलाने की कोशिश की, लेकिन भूख और थकान के कारण वो तुरंत होश खो बैठा। जब उसे होश आया तो उसने महसूस किया कि वो ठीक हो चुका है। वो अब जमीन पर है। जगह है आइलैंड ऑफ गिले। स्थानीय मछुआरों ने उसकी जान बचाई। हालांकि लंबे शारीरिक परिश्रम, न खाने और लंबी समुद्री यात्रा के कारण उसका शरीर बहुत बीमार था। इस वजह से कैल्हन को पूरी तरह से ठीक होने में 2 सप्ताह का समय लगा। द्वीप पर कुछ और दिन बिताने के बाद कैल्हन अपने मूल अमेरिका लौट गए। उनकी यात्रा को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सर्वाइवल स्टोरीज में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं। टाटा।